नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं हूं सुशांत सिन्हा और राष्ट्रवाद का ये एपिसोड मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति के घर के बाहर, यानी वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से। ये वो जगह है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को लेकर बहुत गहमा गहमी है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान से लेकर चीन, अफगानिस्तान से लेकर तालिबान और दूसरे देश तक ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों राष्ट्र प्रमुख जब मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले जब जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी तो वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बाइडेन की ये पहली मुलाकात होने जा रही है। और इसमें क्या होगा, क्या निकल कर आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये तस्वीर देखिए अमेरिका की, अभी अभी यहाँ सुबह हुई है और ये सुबह बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है अगर आप इस लिहाज से देखें कि कैसे सूरज की रोशनी जो है वो व्हाइट हाउस पर धीमी सी पड़ रही है। एक सुनहरी तस्वीर निकल कर आ रही है सुबह सुबह। लेकिन क्या जब दोनों राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे तो भी इतनी ही सुनहरी तस्वीर भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए, इतनी ही सुनहरी तस्वीर दुनिया के लिए निकल कर आएगी? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान का मुद्दा उठेगा? कल तो उठा जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हुई, लेकिन क्या आज भी उठेगा? कितने गंभीरता से उठेगा? अमेरिका के लिए तस्वीर बदल चुकी है। वो अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को वहां रखने पर पाकिस्तान के सहयोग के लिए मजबूर नहीं है। तो क्या भारत एक नया आयाम जो है वो गढ़ सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, आतंकवाद को खत्म करने को लेकर, तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर? दोनों देशों को कैसे साथ चलना होगा? कोरोना के संकट के बाद जब अर्थव्यवस्थाएं फिर से खड़ी हो रही हैं, उसमें भारत और अमेरिका की भूमिका क्या होगी? वैक्सीनेशन को लेकर क्या होगा? दूसरे क्षेत्रों को लेकर क्या होगा? डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या होगा? क्वाड का क्या होगा? ऑकस का क्या होगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आज भारतीय प्रधानमंत्री चर्चा करने वाले हैं। इंडियन डायस्पोरा का यहां पर एक कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको बताऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कोरोना काल की वजह से बहुत सीमित रहा, इस बार वो भारतीयों से उतना नहीं मिल पाए एयरपोर्ट को छोड़कर, लेकिन आज वो जो एक कसक है यहाँ के भारतीयों के बीच कि हम प्रधानमंत्री को देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए, वो आज दूर होगी और यहाँ पर वो कार्यक्रम होगा। कई भारतीय भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो पल पल की कवरेज यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन पहले राष्ट्रवाद में मेहमानों से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर आज का दिन बेहद अहम है। बस कुछ ही घंटे में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे जब इन दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात होगी तो भारत अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रहेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को इस लिहाज से आपको समझना होगा कि दोनों देशों के जो प्रमुख हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इस पद पर बैठकर इन दोनों की पहली मुलाकात होने वाली है। और इसको लेकर बहुत उत्सुकता यहाँ अमेरिका में भी है, वहाँ भारत में भी है और दुनिया में भी है, क्योंकि चीन की नज़र होगी इस पर, पाकिस्तान की नज़र होगी इस पर और तालिबान की नजर होगी इस पर कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलते हैं तो क्या निकल कर आता है। इस मुलाकात में क्या होने वाला है उसकी जमीन प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात में तैयार हो चुकी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का घिरना तय है, इसके संकेत कमला हैरिस दे चुकी है। जो बाइडेन उनकी ही लाइन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकवाद से निपटने का प्लान बनाएंगे। तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठेगा, इसको लेकर आश्वस्त रहिए। चीन का मुद्दा उठेगा, इसको लेकर आश्वस्त रहिए। कोरोना वैक्सीन जो है उसको लेकर चर्चा होगी कि दोनों देश जो है वो दुनिया में कैसे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस से मिले हैं तो उन्होंने तारीफ की है कि भारत कैसे दूसरी लहर कोरोना की जो थी उससे बाहर आ पाया है, कैसे वैक्सीनेशन हुआ है, कैसे वैक्सीन भारत ने बनाई और उससे अपने लोगों को सुरक्षित किया। तो इसका जिक्र भी कमला हैरिस ने किया। तो वो भी एक आधार बना हुआ है कि किस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो कोरोना काल के बाद की दुनिया कैसी हो और उसमें अमेरिका और भारत की भूमिका क्या हो, इसको लेकर चर्चा होगी। आपको ये जानना चाहिए कि कल कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में क्या हुआ। कमला हैरिस ने खुद से पहल करते हुए पीएम मोदी के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सख्त लहजे में पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों का जिक्र किया, पाकिस्तान को फटकार लगाई। कमला हैरिस ने कड़ा संदेश दिया कि पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिस पर पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। In that context, when the issue of terrorism came up, the Vice President suo motu referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. डिप्लोमेसी के जानकार बता रहे हैं कि कमला हैरिस का खुद से पाकिस्तान का जिक्र करना, आतंकवाद पर पाकिस्तान को फटकार लगाना, ये भारत के नजरिए से बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच जो बातचीत हुई है उसमें टेररिज्म का जिक्र हुआ और बड़ी बात यह निकल कर आई कि कमला हैरिस ने सू मोटो यानी अपनी तरफ से उसके लिए पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं, पाकिस्तान में आतंकवाद चल रहा है और इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। यानी आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत होनी है उसका आधार तैयार किया जा चुका है और वो खुद अमेरिका की तरफ से किया गया। भारत की तरफ से जो कोशिशें बीते 7 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने की दुनिया को जगाने की कि ये भारत की अकेले की समस्या नहीं है, उसका असर ये है कि पहले भारत अमेरिका के बायलैटरल टॉक्स होते थे तो भारत पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठाता था। इस बार अमेरिका की तरफ से ये हुआ और जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस कवरेज के दौरान कि अमेरिका जो है उसकी तस्वीर भी बदली हुई है क्योंकि वहाँ पर अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सैनिक नहीं हैं और अमेरिका चाहे तो अब बेहतर ढंग से पाकिस्तान पर प्रेशर बना सकता है अगर उसे प्रेशर बनाना हो आतंकवाद को खत्म करने को लेकर। यानी भारत के लिए, अमेरिका के लिए बहुत कुछ है इस मुलाकात से हासिल करने के लिहाज से, लेकिन वो कितना होगा और किस तरीके से होगा आज इस पर नजर रहेगी और एक एक अपडेट तो हम नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत पर आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमानों में अरुण सिंह पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं, लंबा अनुभव इनके पास विदेशी मामलों का। हमारे साथ अशोक सज्जनहार पूर्व डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ेंगी, विदेशी मामलों की जानकार, और ब्रिगेडियर हैरिस नवाज रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अरुण सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात तो पहले हुई है, लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने ये पहली मुलाकात है जो अभी तक की इस दौरे में पृष्ठभूमि बनी है। और कमला हैरिस से मुलाकात के बाद जैसे पाकिस्तान का जिक्र खुद उन्होंने सू मोटो उठाया, इस मुलाकात से आपकी क्या उम्मीदें हैं? किन पॉइंट्स पर भारत जो है वो चर्चा जरूर करेगा और उसे करनी चाहिए? जैसा कि आपने बताया ये एक महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच कई बार फोन पे बात हो चुकी है और क्वाड की वर्चुअल समिट भी हुई थी मार्च में, लेकिन परस्पर ये पहली मुलाकात है। और पहले वो मिल चुके हैं जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, पर जब से राष्ट्रपति बने ये पहली मुलाकात है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान का मुद्दा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी मुद्दे हैं
भारत और यूएस के रिश्तों में जो भी महत्वपूर्ण है उन सब पर भी बात होगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे आगे बढ़ना है, इंडो पैसिफिक के मामले में कैसे आगे बढ़ना है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे क्या और बात हो सकती है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं जब प्रधानमंत्री की कमला हैरिस से मीटिंग हुई थी या जब विदेश सचिव ने ब्रीफिंग की थी, तो उसमें ये भी कहा गया है कि क्रिटिकल न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हम किस तरह आगे अपने रिश्ते बढ़ा सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान का आतंकवाद से जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। और हमने देखा भी है कि अमेरिका मानता रहा है कई सालों से कि पाकिस्तान आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। अब 2011 में एडमिरल मलन, जो उनके चेयरमैन थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा था कि हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का स्ट्रेटेजिक आर्म है, और आज हक्कानी नेटवर्क तालिबान का अंश है और उसके प्रतिनिधि तालिबान के मंत्रिमंडल में शामिल है और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका ये जानता है और कई बार अमेरिका ये कह चुका है, उस स्तर पे भी कह चुका है। लेकिन उनकी परेशानी ये रही है कि जब तक कि उनके ट्रूप्स वहां रहे हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान पे निर्भर रहे हैं सप्लाई के लिए, और अभी भी एक तरह से निर्भरता रहेगी, क्योंकि जो देखिए ये बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र हमने भी किया कि अमेरिका की एक निर्भरता थी पाकिस्तान पर, तालिबान पर, जो अब खत्म हो चुकी है। और इसीलिए जब आज चर्चा हो रही है टेररिज्म को लेकर, वो कितनी अलग होगी ये हमें समझना होगा। हमारे साथ हारिस नवाज भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, लेकिन पहले सज्जनहार साहब, आपके हिसाब से ये जो माहौल है, और स्पेशली टेररिज्म का जिक्र पहले करता हूं कि आतंकवाद को लेकर ये चर्चा अलग होगी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब फोर्सेस अमेरिका की वहां अफगानिस्तान में नहीं है और डिपेंडेंसी कम है पाकिस्तान और तालिबान पर, और उससे जो आउटकम इस बातचीत से पहले आतंकवाद को लेकर आता था, इस बार अलग आउटकम आ सकता है क्या? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, जो इतनी अब डिपेंडेंस नहीं है, इतनी निर्भरता नहीं है, परंतु फिर भी अगर ये कहा जाए जो डिपेंडेंस पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में अमेरिका का इंटरेस्ट तो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसको ये हमेशा भय लगा रहेगा जो वहां से कहीं आतंकवाद, वहां से कहीं हमला जैसे 9/11 का हुआ था वो फिर से अमेरिका के विरुद्ध नहीं हो जाए, तो वहां पर वो नजर तो रखना जरूर चाहेगा। दूसरी बात है, देखिए, अगर 200 मिलियन का 20 करोड़ का अगर ये देश है पाकिस्तान, और उसके विरुद्ध वो वहां पर हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो ये भी समझता है जो कहीं ये संदेश एक जाएगा पूरी दुनिया में जो वो इस्लाम के विरुद्ध ऐसा कदम उठा रहा है। और आखिरी बात उसके बारे में मैं ये कहूंगा, जो मतलब वो थोड़ा जरूर दबाव तो डालेगा पाकिस्तान के ऊपर, परंतु जिसे कहे ना ऑल आउट, उसके विरुद्ध जाने से वो मेरे ख्याल से बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी ये न्यूक्लियर वेपन भी है। तो अगर वो फेल्ड स्टेट हो जाता है, ज्यादा दबाव डाला जाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो कहीं उसके ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसी और टेररिस्ट के पास, हक्कानी नेटवर्क हम बोल रहे हैं आईएसआई की, अब तो अफगानिस्तान में आप देखिए कितने सारे आईसिस हो गया, अल कायदा हो गया, कितने सारे आतंकी गुट आ गए हैं। तो किसी के हाथ में अगर वो परमाणु अस्त्र आ जाता है तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए ये सब कंसिडरेशंस हैं। देखिए, दबाव जरूर डाला जाएगा, पैसा देने में, वहां पर उनको देने में वो बरती जाएगी, जो उनको नहीं पैसा इतना दिया जाएगा। FATF में उनको ग्रे लिस्ट पर बनाकर रखा जाएगा और ऐसे प्रेशर डाले जाएंगे, परंतु जिसे ऑल आउट कहा जाए, उनके ऊपर दबाव डाला जाए, जो वो तालिबान के साथ या उनके ऊपर वो दबाव डालें या उनसे अपने संबंधों को एकदम, यानी आपके हिसाब से पाकिस्तान को लेकर जो प्रेशर टैक्टिक्स है, जो दबाव बनाना है, वो पहले से ज्यादा दबाव बनाया जाएगा, लेकिन ऑल आउट अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ जाए उसकी उम्मीद आपको कम है, क्योंकि और भी चीजें, और देखिए ये देशों को देखना पड़ता है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। हारिस नवाज हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। नवाज साहब, आपके हिसाब से पाकिस्तान भी इस मुलाकात को देख रहा है क्या? और आपके लोगों ने वहां बड़ा कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर कोशिश की कि ये मामला जो है वो डाइवर्ट हो, लेकिन यहां तो तस्वीर उल्टी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस से मिले, तो कमला हैरिस ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और कहा वहां टेरर आउटफिट्स चल रहे हैं। देखें, प्रॉब्लम अमेरिका की ये है कि अमेरिका हमेशा अपने फेलियर्स जो हैं वो दूसरों पर डालता है। जिस बुरे तरीके से उसको शिकस्त हुई है, $2.26 ट्रिलियन उन्होंने रेज किया, अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेन किया, अफगान नेशनल गवर्नमेंट को फीड किया, लेकिन अफगानियों के लिए कुछ नहीं किया।
ना वहां पर उनको एजुकेट किया, ना उनके लिए हेल्प की, ना उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की या फिर इंडस्ट्री लगाई। सो इसलिए जब बुरी तरह शिकस्त हुई है तो अब अपने अवाम को दुनिया को बताने के लिए दे दें पाकिस्तान। पहली तो बात ये है। सेकंड, अमेरिकन आर नॉट गुड फ्रेंड्स। रिमेंबर, ये जैसे आपको क्वाड ग्रुप में लेकर आ रहे हैं, चाइना साउथ चाइना सी के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए, उसके बाद चाइना के खिलाफ लेके जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, सीपेट ना बने, दहशत गर्दी आपसे करवाते हैं, अफगानिस्तान से कराते हैं, बलूचिस्तान के अंदर। सर, ये आपको कब समझ में आया कि अमेरिका इज नॉट अ गुड फ्रेंड? यहाँ इसी व्हाइट हाउस से कितना पैसा आप लेते रहे सालों साल, तब समझ में नहीं आया अमेरिका इज नॉट अ गुड फ्रेंड? वी आर सॉवरेन कंट्री नाउ एंड वी टेक स्टैंड ऑन आवर इशूज। सेकंड ये कि आपने जो कुछ दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में जो कुछ करते रहे हैं, पाकिस्तान में धमाके किए हैं। अरे सर, पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा ना, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी कोशिशें नाकाम रही। कमला हैरिस आपका जिक्र कर रही थी, भारत का जिक्र नहीं कर रही थी। कश्मीर पर कुछ नहीं बोली वो, वहाँ उन्होंने क्यों उठाने? कश्मीर पर नहीं बोली ना सर, कश्मीर पर नहीं बोली कमला हैरिस। आप जागिए, दुनिया बदल चुकी है और अमेरिका की आप पर डिपेंडेंसी भी नहीं है। वो आपकी इंडियन ओरिजिन से हैं, आपको पता है कि वो आपकी फेवर में बोलेंगी, बट अरे इंडियन ओरिजिन से हैं इसलिए नहीं बोलेंगी, अमेरिका ने चुना है उनको। अमेरिका ने चुना है उनको। लेकिन अमेरिका से टैक्टिकल इश्यूज में पाकिस्तान के साथ होता है, इवेंट टू इवेंट, उसके बाद डिस करता है, आपको भी डिस करेगा चाइना के सामने, याद रखिएगा। उसके पाँव मत तकलीफ जाके वहां पर, वो आपको कुछ नहीं देने वाला, आपसे फायदा उठाएगा, आपको चाइना के आगे भिड़ाएगा। पूर्णिमा जी, क्या इसमें जो हैरिस साहब कह रहे हैं, नवाज हैरिस कह रहे हैं पाकिस्तान से, क्या आपको लग रहा है कि इनके समझ में आ रहा है, पाकिस्तान के समझ में आ रहा है कि चीजें अब हाथ से बाहर जा रही हैं? उनका ये कहना कि अमेरिका इज नॉट अ गुड फ्रेंड, इसी व्हाइट हाउस से पैसा डॉलर में ले लेकर इनको तब तक समझ में नहीं आया जब तक तालिबान का राज अफगानिस्तान पर नहीं हो गया और इनको पैसा मिलना बंद नहीं हो गया। इनको ये तब तक समझ में नहीं आया कि कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की हैं, इसलिए पाकिस्तान का मुद्दा उठा रही हैं, कश्मीर पर बात नहीं कर रही, जब तक कि वो हो गया। क्या ये शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर गाड़ रहे हैं? गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं हंस रही थी वो जो कह रहे थे, आपने सही कहा है कि जो दशकों से ये पाकिस्तान पैसा खा रहा है, लेकिन तब उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ये पाकिस्तान का जो इनका सिचुएशन समझ नहीं आता मुझे, जहाँ से पैसा आता है वहीं से पैसा लेना शुरू कर देते। उनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है जो हाँ हमारा कंट्री अच्छा करे और अच्छे से करे, दहशतगर्दी से नहीं और टेररिज्म से नहीं, वो सब कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी सडनली उनका अमेरिका इज नॉट ए फ्रेंड। मैं तो पहले से कह रही हूँ कि इंडिया जो है, जो सिचुएशन में है, इंडिया के लिए अमेरिका वॉज नॉट ए फ्रेंड बिफोर, अभी भी फ्रेंड नहीं बनने वाले। एक बात में मैं सहमत हूँ उनसे कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उन पे काम करेंगे और हर कंट्री रन्स लाइक दैट। अभी इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव करना है बिकॉज इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट प्लेयर, नॉट ओनली बिकॉज India is a market, a consumer market, a biggest consumer market, and 2026 में it's going to be most populous country in the entire world. At the same time, Indian American जो है बाहर सिर्फ 3% है, 3% है। Majority Hindus are in India only, and some little bit of percentage in Nepal. तो हिंदूज को आप सेपरेट रखिए। इंडियन अमेरिकन ओवरऑल स्पीकिंग जो अमेरिका में है 4.5 मिलियन जो है यहाँ पे, वी आर वेल टू डू। हम किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिलीजन फॉलो करते, कौन से कंट्री में किसके साथ ये कर रहे, अपना काम कर रहे, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, बस दैट्स इट, अपना फैमिली में फोकस है सब। तो ये जो इंडिया का जो नेचर है इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ कीपिंग इट विद इन द बाउंड्री। अभी इंडिया इज अ इंटरनेशनल प्लेयर। अभी उनको अगर पॉलिटिक्स नहीं समझ आया यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पे है और कैसे काम, लेकिन इस इंटरनेशनल प्लेयर की भूमिका यहाँ आज इस बैठक में क्या होनी चाहिए? आप बड़ी बात कह रही हैं कि अमेरिका पर पूरा भरोसा भी कर ले, ये भी नहीं हो सकता। हमारे साथ जनरल सिवाच मौजूद हैं। सिवाच साहब, आपके हिसाब से क्या पूर्णिमा जी जो कह रही है, आप इत्तेफाक रखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ता है बार बार,
और भले कमला हैरिस ने कल खुद पाकिस्तान का मुद्दा उठाया हो, आतंकवाद का मुद्दा उठाया हो, लेकिन क्या अमेरिका से उस बढ़े हुए हाथ को मिलाते वक्त भी पूरी तरीके से बातचीत और भरोसा किया जा सकता है? उनकी बातचीत पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी तो किया जा सकता है, क्योंकि जो 15-20 साल से भारत और अमेरिका के रिलेशन में एक ऊपर अपस्विंग आया है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हर चीज में जिस प्रकार से 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी हमने साइन किए हैं, जिसके अंदर लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लीमियो, फिर कोमकासा कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फिर बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और उसके तहत जो हमारे को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियार इन्होंने दिए हैं, चाहे वो C-17 ग्लो मास्टर, C-130G हरकुलेस, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका उस पगार पे पहुंच गया है कि भारत और अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और इसमें आपस में भरोसा है एक दूसरे उसके ऊपर। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि दोनों को एक प्रकार से इसमें फायदा है, क्योंकि ये अमेरिका को भी विन विन सिचुएशन है और भारत को भी एक विन विन सिचुएशन है। इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से हम क्वाड के आप दोनों एक प्लेयर हैं, उसको भी आप देखो तो उससे पता चलता है कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो और मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो भारत और अमेरिका जब आज इकट्ठे खड़े हुए हैं तो उससे काफी फर्क आया कि एक तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, अगर इनका मिलाप होता है पर तो सर उसी अमेरिका ने फिर ऑकस भी तो बनाया ना सर, उसी अमेरिका ने ऑकस भी बनाया। तो जो पूर्णिमा जी कह रही हैं वो लोगों के मन में डाउट तो होगा कि इधर आप जो है क्वाड की भी बात करो और उधर जो है वो दूसरा सैन्य गठबंधन भी बनाने की कोशिश करो। मैं एक ही चीज बताऊंगा इसमें से। देखो, ऑकस जो है एक मिलिट्री अलायंस है, डिफेंस अलायंस है। अगर कल को भारत को ऑकस में मिलने के लिए बोला जाए, मुझे नहीं लगता भारत ऑकस में मिलेगा इससे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन तो दे रहा है आपको अमेरिका, मगर आप एक डील कर लेंगे उसके साथ जो आज तक मिलिट्री अलायंस भारत ने किसी देश के साथ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो ऑकस एक कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन आती है तो जो क्वाड के जो 4 मेंबर हैं उसमें से जो आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पीछे रह गया था वो भी मजबूत होगा। तो मेरे हिसाब से कि हमारे को ऑकस में नहीं ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारे पास सभी साधन हैं। हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन, हमारे पास एरियंट है, पहले चक्रा भी लिए थे, मगर सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा अगर आप मिलिट्री और डिफेंस अलायंस किसी के साथ कर लेते हो। अरुण जी क्या इसको सरल भाषा में कहूं, जो जनरल सिवाज कह रहे हैं, इसको सरल भाषा में कहूं कि ये वैसा है क्या कि भारत क्वाड में रहे और ऑकस में उसके दोस्त रहें, तो ये वैसा है कि दोस्त आपका एक मोटरसाइकिल खरीद ले और आप इसमें खुश रहें कि जब जब आपको कॉलेज जाना होगा आप उसके साथ जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। मतलब आपका काम जो है वो भी बनेगा, दोस्त के पास बाइक होगी, आपने पैसा खर्च किया ये आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपका काम बनेगा और आप जो अपनी पुरानी स्थिति थी उस पर कायम भी रह पाएंगे। अरुण जी, जहां तक ऑकस का सवाल है, भारत ने तो कभी नहीं कहा कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनना चाहता है, इसलिए ऑकस जिस तरह का अलायंस है वो भारत के एम्बिशन में कभी नहीं रहा है। तो एक तो हमको ये साफ समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ हम रिश्ते जरूर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम और देशों के साथ किसी तरह के अरेंजमेंट्स नहीं करते हैं। अब जैसे हम ब्रिक्स के सदस्य हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, रशिया, इंडिया, चाइना की फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग होती है उसके सदस्य हैं। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम क्वाड के सदस्य हैं इसका मतलब ये कि अमेरिका कोई और अरेंजमेंट नहीं कर सकता है। और अमेरिका हमेशा कहता रहा है कि इंडो पैसिफिक में उनका अप्रोच ये रहा है कि नेटवर्क्स ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होने चाहिए। तो और जैसा कि आपने कहा, हमें किसी और पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना होगा। और सब देश अपने हित में काम करते हैं,
और जहां कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा जब कमला हैरिस के साथ मीटिंग हुई कि हमारे वैल्यूज में कन्वर्जेंस है, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस है, और चूंकि ये कन्वर्जेंस है आज, इसलिए भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे। और कोई और नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटी अगर अमेरिका बनाता है तो उसके बारे में हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। पूर्णिमा जी, इसमें एक और चीज़ ये समझाइए कि जब हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं और जो अभी हैरिस नवाज साहब हालांकि उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, लेकिन कमला हैरिस का भारतीय ओरिजिन का होना और उनका जो बाइडेन की टीम में एक प्रमुख स्थान पर होना, उनका जो बाइडेन से एक बेहतर रिश्ता होना, क्या वो कहीं प्रभाव डालता है क्या? ऐसी कोई सच्चाई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले से कह रही हूँ कि कमला हैरिस इज एन अपॉर्चुनिस्ट। उनको अपॉर्चुनिटी ही दिखता है। वो पहले भी मैं कह चुकी हूँ, जो औरत किसी को बताया कि रेसिस्ट और रेपिस्ट ऐसे डिफाइन किया है, उनके वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है? अगर कोई औरत को अपना तरफ से कोई भी थोड़ा सा वैल्यू है, ऐसे डिबेट हो ना डिबेट हो, ऐसे बोल के उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? शी इज एन पॉलिटिशियन एंड शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। ये हमें इंडिया जो लव झप कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना इंडियन अमेरिकन, इसका कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज जानना, ये अब दिमाग में रख के चले। और शी इज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट इलेक्टेड, अपॉइंटेड। तो अगर कल को प्रेसिडेंट भी बन जाएगी, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं बन रही है। शी इज गोइंग टू बिकम ए सिलेक्टेड प्रेसिडेंट। आपको जानना चाहिए कैसे ये सब हुआ है। सो हम वहां पे पास में नहीं जा रहे। अब एज ए वाइस प्रेसिडेंट शी इज वेलकमिंग ए लॉट ऑफ वर्ल्ड लीडर। सिमिलरली उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया है। एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी तो ट्वीट कर लिया, कमला हैरिस से मिल गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत खुश है, लेकिन कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया। तो ये जो ऑप्टिक्स है ना, इट्स नॉट लुकिंग गुड, नंबर वन। अब कुछ भी कह लीजिए कि पाकिस्तान को चेतावनी दिया वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ कहने की बात है। अब एक्शन पे ध्यान दीजिए। इंडिया को मेरा नहीं तो पाकिस्तान का जिक्र करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बायलैटरल में जो बातचीत हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया ये इम्पोर्टेंट है। It's not about what she says. I want you to focus on what she does. अब तक जो भी हुआ है, It's about what she tweets. में कोई कनेक्शन नहीं है। पूर्णिमा जी, आप क्या कह रही हैं? It is not what she says. वो मीडिया के सामने आकर या द्विपक्षीय बातचीत में कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ट्वीट क्या करती है ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पाकिस्तानी भाईजान जो हमें बोल रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन के होने के लिए वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने हमेशा कश्मीर का साथ दिया है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो हमें उनका एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो भी बात होगा आपको आगे जाके फॉलो अप वही तो कह रहा हूं ना पूर्णिमा जी, आप जिस सोच में बंधी हुई दिख रही हैं उसमें ये लगता है कि उन्होंने पहले क्या किया और अब जो कर रही हैं उसका फर्क आप देख नहीं पा रही या देखना नहीं चाहती। मैं इस पर लौटता हूं। अशोक सज्जनहार साहब, जो अभी ये हेडलाइन के पहले पूर्णिमा जी कह रही थी, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो बातचीत हुई उसमें जो तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेज, जो चर्चा, जो बयान, जो प्रेस ब्रीफिंग सामने आई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया। और उपराष्ट्रपति की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पर उनको ये जिम्मा दिया गया है, अलग अलग जिम्मे दिए गए हैं उनका टेक्नोलॉजी में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल उनको कहा आपको टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, डिजिटाइजेशन में आपकी विशेष रुचि है, मेरी भी उसमें विशेष रुचि है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। इमिग्रेशन के ऊपर ब्लैक लाइव्स मैटर का जो इशू है, बहुत ही ज्वलंत इशू है जो कि उनको दिए गए हैं राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा। और अब अगर भारत के साथ रिश्तों को भी कहीं आगे ले जाने में उनकी भूमिका होती है तो मैं कहूंगा जरूर वो बहुत अच्छा उसमें किरदार निभा सकती हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है जो वो अमेरिकन सिटीजन हैं, तो अमेरिका का हित उनके हृदय में, उनके जो भी काम है उसको सबसे पहले वो रखेंगी। परंतु ये देखते हुए भी
ये भी मानना पड़ेगा जो उनके साथ, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, तो एक किसी प्रकार का इमोशनल कनेक्ट जरूर है भारत के साथ। वो जब भी बात करती हैं अपनी माता की, श्यामला गोपालन की, कैसे वहां से आई थी और कैसे यहाँ पर अमेरिका में उन्होंने अमेरिकन ड्रीम को रियलाइज किया है और उनको कितनी प्रसन्नता होती अगर वो यहाँ इस समय जीवित होती। तो देखिए उनकी भारत में और के साथ जो संबंध है गहरा है। ठीक है, उन्होंने पहले बातें की हैं, कश्मीर के बारे में किया है, सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, परंतु हमको ये समझना है जो कैंडिडेट होता है, जब कोई कैंडिडेट लड़ रहा होता है इलेक्शन के लिए, तो सभी कुछ जायज होता है। तो इसीलिए आप वो जो कहें उसकी मापतोल, उसके नापदंड से आप उनको मत तोलिए। जो अब जब वो इसमें आ गई हैं, सत्ता में आ गई हैं, तो तब भी उनका बर्ताव और उनकी सोच वही रहेगी। देखिए पिछले देखिए अशोक सज्जनर साहब, कल जो प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस को गिफ्ट भी दिया है उसमें एक शतरंज भी शामिल है। और अगर आप विदेश नीति की बात करें, उसमें बहुत सारी चालें ऐसी चली जाती हैं जो एक बार में समझ में ना आए और उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। तो वो चेस बोर्ड जो है उसमें भारत अमेरिका कहाँ आमने सामने हैं, कहाँ चीन बैठता है, कहाँ पाकिस्तान बैठता है, इसको लेकर अभी समझना होगा और उसी की चर्चा हम कर भी रहे हैं। हमारे साथ हैरिस नवाज साहब भी हैं पाकिस्तान से। अच्छा हैरिस नवाज साहब, आप लोगों की नज़र कितनी है इस बैठक पर और किस लिहाज से है? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी ये बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कश्मीर में नजर नहीं है, जो अपने इलेक्शन में बात करती रही, जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जिस तरीके से औरतों, बच्चों, बूढ़ों को ब्लाइंड किया जाता है पैलेट गन से, वो उनको नजर नहीं है। लिंचिंग ऑफ मिनॉरिटीज वहां पर जो वो नजर नहीं आई। उसके बाद आपको जो ब्लाइंडिंग कर रहे हैं, इनको आप जब करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बात ये कि फिर उसके बाद एनआरसी शिवाज साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं तो ये बीच में देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा था, शायद सज्जन आर साहब कह रहे थे, मगर ये सच्चाई है कि जो बोल रहे हैं ये नवाज साहब, इनको समझना चाहिए कि कश्मीर जो एक और कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर के अंदर कोई भी अच्छा उनको पहले कंप्लीट कर लेने दें। शिवाज साहब पहले उनको कंप्लीट कर लेने दें। एक बार हैरिस साहब आप पूरी करें बात, फिर आगे उनके पास जाता हूं। देखिए मेरा यही पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कश्मीर नजर नहीं आता। जो जुल्म हो रहा है, जो वो बात करती रही हैं, उसके बाद एनआरसी की बात कर दें, फिर सीएए की बात करें, लिंचिंग ऑफ माइनॉरिटी जो आप करते हैं, जो आपने $1.6 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो आपको पता है। ग्लोबल टेररिज्म में आपका नाम है। आप अफगानिस्तान में क्या करते हैं बलूचिस्तान के लिए? आप वहां पर स्पेशली सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे, ओपनली कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग करेंगे। ग्लोबल टेररिज्म में नाम है, उनको नजर नहीं आते। हैरिस नवाज साहब आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या अपने पाकिस्तान का बायोडेटा पढ़ रहे हैं? आपकी बात कर रहा हूँ इंडिया। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान का बायोडेटा पढ़ रहे हैं? अमेरिका को, आप अमेरिका को नजर नहीं आ रहे, अमेरिका को डिच करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, ये देयर नॉट फ्रेंड, चाइना इज अ वॉर टेस्टेड फ्रेंड, इसलिए हम उस तरफ झुक रहे हैं। हमें पता है कि हमने अब किस ब्लॉक में जाना है, क्या। शिवाज साहब मुझे आश्चर्य होता है कि अरबों डॉलर अमेरिका से लेकर बैठने वाला, अपने घर के लोगों को खिलाने वाला, कटोरा लेकर दुनिया में घूमने वाला, एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट में गए तो पैसा कहां से आएगा, ये सोचने वाला देश इंडिया को बता रहा है कि अमेरिका पे भरोसा मत करो। क्या ये सच्चाई हो सकती है इस बातचीत के पहले? शिवाज साहब देखिए, ये $14 बिलियन अमेरिका ने दिए हैं, ये सिर्फ दिए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन और जो हम लड़ाई करते हैं उसके मिले हैं, इकोनॉमिक एड कोई नहीं मिली है। देखो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो है माली हालात बहुत खराब है। $126 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है और आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है। वो भारत ने तो नहीं किया, वो तो आतंकवाद के मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए एक जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया। और बलूचिस्तान के अंदर ये देखो किस प्रकार से 15 से 20 हजार यूथ को इन्होंने गायब कर दिया है। अभी आप देखो गिलगित बाल्टिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उसके अगेंस्ट लोग कितने बार आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपके बलूचिस्तान में आ रहे हैं। और जो प्रकार से अभी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको तो अंदाज कर ही नहीं सकते आप। और दूसरी बात यह है, आतंकवादी का गढ़ है
पाकिस्तान, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये आज जो है ना कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है कि जो तालिबान को ले आए हैं ये अफगानिस्तान में, इनको ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से दिनों में इनकी प्रॉब्लम आएगी डूरेंट लाइन पे। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब यहाँ पर चलाएगा ना पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी, मैं 1 मिनट हैरिस साहब रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। सज्जनार साहब मुझे ये बताइए कि जो हैरिस नवाज कह रहे हैं कि बार बार वो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका पे भरोसा मत करना, अमेरिका पे भरोसा मत करना, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है क्या कि अमेरिका और भारत का भरोसा जो है एक दूसरे पर वो बढ़ गया है और यहाँ से और बढ़ने वाला है और इनकी चिंता है कि कहीं और ना बढ़ जाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब भारत कोई ऐसा बच्चा देश तो है नहीं, इन्फेंट तो है नहीं जिसको आपको बताना पड़ेगा। हम भी पूरी दुनिया में देखते हैं, हम भी अपनी जो संबंध हैं उनको देखे हुए हैं हमने, और हम जांच परख कर करते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा 2016 में जब जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को उन्होंने कहा था वी हैव ओवरकम दी हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। भारत ने भी इसको बहुत सोच समझकर आगे किया है। मैं तो सुशांत आपसे गुजारिश करूंगा, जो आपके पैनल में आए हुए हैं, देखिए बिल्कुल गलत बातें बोल रहे हैं। जो हमने इतने वहां पर आतंकियों को सहारा दे रहे हैं, तो अपनी चैनल को आप वैसे मिसयूज मत होने दीजिए जो ये लोग आकर भारत के विरुद्ध ऐसी बातें करें जो बिल्कुल गलत हैं। अगर कोई तथ्य की बात आप कहना चाहते हैं, कश्मीर में देखिए 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद जब से वहां पर 370 गया है, सभी प्रकार के इलेक्शंस हुए हैं, पहले भी इलेक्शंस होते रहे हैं, परंतु अभी चाहे वो उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, वहां पर जो आर्थिक स्थिति हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है। तो ये ऐसी आपकी इतनी इंटरनेशनल उसकी रेपुटेशन है आपकी चैनल की, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ऐसे लोग अगर आप कहेंगे और ऐसी गलत बातें कहेंगे और बिना, जिसे कहा जाता है ना वो गोबल्स का, इफ यू टेल अ लाई ओवर एंड ओवर अगेन पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग। आप मेरे ख्याल में मेरे सामने तो आप झूठ बोल रहे हैं, उनका तरीका लगता है। पर सज्जनार साहब, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर और झूठी तस्वीरें दिखा सकते हैं, जो दुनिया में कश्मीर कश्मीर चिल्लाएं लेकिन उइगर मुसलमानों पर कुछ ना बोले, अपने यहाँ क्या कर रहे हैं कुछ ना बोले, अपने यहाँ की माइनॉरिटीज पर क्या कर रहे हैं ये ना बोले, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं और उनको ये दिख रहा है। हैरिस नवाज साहब ये छोड़िए। और मैं आपको एक सलाह देता हूं हैरिस नवाज साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि डोंट ट्रस्ट अमेरिका, वो अमेरिका इज नॉट अ गुड फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूं यही चीज चीन के लिए कर लीजिए, अभी समझ जाइए, सुधर जाइए। और ये जो कह रहे हैं देखो सुशांत करें, मेरे ख्याल में मुझे कोई शौक नहीं है कि अगर आप लोग, बेशक बात है कि वन शुड टॉक वेरी स्ट्रेट, आप लोग कश्मीर में। हैरिस नवाज साहब मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूं, हैरिस नवाज साहब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, आपके मुल्क को एक सलाह दे रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका पे विश्वास मत करो धोखा देगा, आपको बता रहा हूं आप चीन पे मत कीजिए, आपको बहुत इससे डबल धोखा देगा। जो आप धोखे की कैटेगरी बना रहे हैं, जो आपको अमेरिका से मिली इतने डॉलर लेने के बाद, वो उसका डबल देगा। 1948 से हमारे साथ है, उसने आज तक कभी तो अमेरिका को धोखा दिया है। और अभी नए ब्लॉक पाकिस्तान ने ब्लॉक बन रहे हैं। आई थिंक इट इज रशिया, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, टर्की, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है। वी विल रिमेन एंगेज विद अमेरिका, बट वी आर गोइंग टू गो, वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इन आवर नेबरहुड, इन आवर रीजन। आप लोग रीजन में आए, आप लोग रीजन से बाहर मत जाइए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाइना इज अ वॉर टेस्टिंग फ्रेंड। चाइना, हमने जो अमेरिका के तालिबान को हमने बिठाया, तालिबान के साथ हमने आपसे आप रिस्पॉन्ड करें, आप बात कर रहे हैं। देखो, ये एक बात समझनी पड़ेगी कि ये वो बात बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दिया, वहां से $33 बिलियन पैसे लेता रहा और जो सारा का सारा पैसा ये तालिबान को देता रहा। और तालिबान को एक सेंचुरी दी इन्होंने, और अल कायदा को भी वहां से ओस्मा बिन लादेन कहाँ मिला? अबोटाबाद में। तो पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है और इसने डबल क्रॉस। और आज भी ये बताना है कि पाकिस्तान में कोई सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्या आप समझ रहे हैं? अरे ये जो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है वो पूरे वर्ल्ड को पता लगता है। और आप जो कोशिश करेगा चीन के साथ, चीन आपको लपेटे में ले लेगा। $126 बिलियन का, और कहाँ आप रूस के बारे में बात करें? आपको
अफगानिस्तान में ऐसा भी नहीं दिखाएगा। तो सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान की बुरी हालत है, $126 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है। अच्छा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। मुझे लगता है कल एक टर्म यूज हुआ था हमारी चर्चा में कि पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है, तो उस वैल्यू को देखते हुए इस चर्चा में उतना फोकस उस पे ना करके अब अंत में थोड़ा सज्जनार साहब, चीन का मसला कितना यहाँ डिस्कस होगा और दोनों देशों की रणनीति चीन को लेकर क्या हो सकती है, क्योंकि क्वाड में भी आज बातचीत होगी और बायलैटरल बातचीत भी है। तो पाकिस्तान को अगर थोड़ी देर छोड़ें, चीन के लिहाज से ये मुलाकात कितनी अहम है और क्या चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए? देखिए सुशांत, बहुत ही अहम होगी ये मुलाकात, क्योंकि जो बाइडेन ने भी कहा है, जो यहाँ से अफगानिस्तान से निकले हैं, तो उनका इसके मतलब ये है जो पूरा अपनी एनर्जी और एफर्ट जो है वो वहां पर इंडो पैसिफिक और क्वाड पर देना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, देखिए सुशांत, आप बहुत अच्छी तरह ये सभी कुछ कवर करते हैं, परंतु आपने कभी नहीं देखा होगा जो 12 मार्च को एक वर्चुअल समिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और 6 महीने के अंदर अंदर उसका दूसरी मीटिंग हो जाती है, वो समिट हो जाता है फेस टू फेस। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही संदेश देना चाहते हैं जो बाइडेन, जो मैं क्वाड के पीछे और इंडो पैसिफिक के पीछे पूरी तरीके से खड़ा हूं। और देखिए, क्वाड का पुनर्जन्म, जैसे हम आपके चैनल पर पहले भी बात करते रहे हैं, क्वाड का पुनर्जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि चीन बहुत ही आक्रामक बन गया है, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे जापान के विरुद्ध हो, चाहे ताइवान के विरुद्ध हो, चाहे भारत के विरुद्ध हो, सब जगह उसने अपनी आक्रामकता दिखाई है। और इसीलिए उसको अगर हमें काउंटर करना है, उसको अगर हमें बैलेंस करना है, और साउथ चाइना सी जिसको वो समझता है जो भाई ये चाइनीज लेक बन गया है क्योंकि इसके ऊपर मेरा आधिपत्य होना चाहिए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का कुछ भी तरीके से लागू नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और इसीलिए चीन सबसे बड़ा मुद्दा, जब हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो वो सारा इंडिकेशन जो है वो संकेत चीन की तरफ जाता है, जो आपकी आक्रामकता है इसको कंटेन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ये बनाया गया है। और उसके साथ एक रिएक्शन पूर्णिमा जी से भी। पूर्णिमा जी, चीन के लिहाज से ये मुलाकात कितनी अहम है और क्या मुद्दे होने चाहिए जो उठने चाहिए इस मुलाकात में या क्वाड में? भारत को ये अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजिकली एंड इम्पोर्टेंटली एनकैश करना चाहिए। इज इम्पोर्टेंट प्लेयर भारत अभी, और इंडिया को अभी टेररिज्म से फोकस करना चाहिए, बिकॉज कोई भी नेशन आगे बढ़ नहीं सकता विदाउट ए सेफ प्लेस। इंडिया का जो सिचुएशन है वो हमेशा बीइंग पोक्ड बाय पाकिस्तान, 70 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब चीन भी उनके साथ है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा इंडिया आगे बढ़े। तो इंडिया को आगे बढ़ने के लिए अपना देश का हित रखना चाहिए दिल में, और उसके हिसाब से टेररिज्म शुड बी द टॉप ऑफ द लिस्ट। एंड सेकेंडली, डेवलपमेंट के हिसाब से तो हम बात हो ही रही है, सप्लाई चेन शुड बी बैलेंस्ड, मच मोर बैलेंस्ड। अभी 600 बिलियन का जो ट्रेड चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, प्लस इंडिया के लिए चाइना इज इम्पोर्टेंट टू, $90 बिलियन ट्रेड विद चाइना, और अभी 60 बिलियन है अभी इंडिया की यूएस की, उसको खींच के 100 बिलियन करना चाहिए। और हमारे जो स्ट्रेंथ है उसमें फोकस करना चाहिए इंडिया के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग देखिए, इन सारी बातों पर नजर तो रहेगी और देखा ही जाएगा, लेकिन अब 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब यहाँ मुलाकात होनी है राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन